हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या होता है और अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ होती है, नहीं होती हैं, आज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, ये देखिए हमारा भारत का मतलब विश्व का ग्लोब। भारत कहाँ है तो वो ढूंढना होगा हमें। कहाँ है भारत, कहाँ है भारत, कहाँ है भारत। यहाँ दिख रहा है भारत। पिछले अध्याय में आपने क्या पढ़ा? पिछले अध्याय में आपने अपने पृथ्वी के गोलाकार नहीं है इसके बारे में पढ़ा। तो आज आपको यहाँ क्या पढ़ना होगा कि उत्तर और दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी, है ना। तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखेंगे। और क्या है, ग्लोब को पृथ्वी के लघु के रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। क्या पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है जहां आपको पृथ्वी की बिल्कुल उसी तरह नजर आती है जिस तरह हमारी पृथ्वी राउंड करते हुए घूमती है। ठीक है। ग्लोब जो है विभिन्न आकार के हो सकते हैं। ठीक है, बड़े ग्लोब हो सकते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बहुत बड़े भी ग्लोब हो सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाया जा सकते हैं। और छोटे ग्लोब भी हो सकते हैं जो पॉकेट में रखे जा सकते हैं। ठीक है, गुब्बारे जैसे भी हो सकते हैं जिसे फुलाकर उसमें देखे जा सकते हैं। तो इसमें हवा भी भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो ग्लोब अस्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उसे इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया और लट्टू घूमता है। ठीक है। ग्लोब पर क्या है कि देशों और महाद्वीपों और महासागरों का उन्हें सही आकार में दिखाया जाता है। और पृथ्वी के समान, किसके समान? तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर, क्या किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है। ठीक है, यह प्रश्न यह उठता है कि अब इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। बात सही है, इसीलिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं को संदर्भ की आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अक्ष कहा जाता है। तो ग्लोब पर वे दो बिंदु होते हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है। जैसे कि आपको यहाँ दर्शाया गया, ये सुई है, ये आपका अक्ष कहलाता है। ठीक है। तो ग्लोब के वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है और उत्तर दक्षिण ध्रुव है। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर जो है पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर, क्या पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। और लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है कि पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसा कोई सुई नहीं होती है और अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। वो क्या है? वो है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त कहा जाता है उसे। ठीक है, ये देखिए, ये वो ऊपर से सुई वाला दिखा है और एक नीचे वाला जो काल्पनिक रेखा है विषुवत वृत्त। ठीक है, ये है आपका विषुवत वृत्त। ऊपर में जो है 80 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री उत्तर, यहाँ 20 डिग्री उत्तर। अब ये 20 डिग्री दक्षिण, दक्षिण दक्षिण होते हुए, और बीच में कौन काट रहा है? तो ये काट रहा है हमारा विषुवत। ठीक, पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित आधे भाग है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में आधे वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और ये दोनों बराबर भागों में, किस भागों में? अपने दोनों बराबर भाग, आधे भाग होते हैं। और इसी प्रकार जो है विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। क्या बनाती है? काल्पनिक वृत्त बनाती है। और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जो होता है सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। किसे अक्षांश रेखा कहा जाता है? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक। कहाँ? विषुवत वृत्त से जो मतलब विषुवत वृत्त से जो ऊपर तक ध्रुव तक जो सटा हुआ है, ये रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर एक वृत्त के रूप में जो दिखाई दे रहा है, यही आपका अक्षांश कहलाता है। यही आपका अक्षांश कहलाता है। यही आपका अक्षांश कहलाता है। अक्षांश रेखाएं कहलाता है। ठीक है, अक्षांश को अंश में मापा जाता है और विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। किस चीज़ को दर्शाती है? तो शून्य अंश को दर्शाती है, मैंने 0 डिग्री। ठीक है,
चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो है ध्रुवों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश। 360 डिग्री का अंश का 1/4 यानी कि 90 डिग्री अंश। और इस प्रकार जो है 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री जो है दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार जो बात करें विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और उस विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे कि यहाँ दर्शाया गया, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर भी मतलब अक्षांश जान सकते हैं अपने स्थान से। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसीलिए प्रत्येक अक्षांश का मान उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण के को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उत्तर या दक्षिण अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों की ओर जो है एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में और बेलो हॉरिजॉन्टल जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो हॉरिजॉन्टल जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है। जैसे हम विषुवत वृत्त के दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखिए, ये आपका चित्र है जहां आपको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से विषुवत वृत्त से जैसे जैसे दूर जाते हैं हमारा क्या होता है, हमारा विषुवत वृत्त का आकार घटता जाता है। ये देखिए आपका यहाँ 0 है, यहाँ 27.5 डिग्री है, कर्क रेखा गुजरती है और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी शीत कटिबंध है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो यहाँ महत्वपूर्ण अक्षांश है, ताप कटिबंध भी है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होता है, आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश की बात करें तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, कहाँ विषुवत वृत्त 0 डिग्री और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव मतलब विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री पर रहेगा, उत्तर ध्रुव आपका 90 डिग्री उत्तर में होगा और दक्षिणी ध्रुव जो आपका 90 डिग्री दक्षिण में होगा। ऐसे 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं और वो हैं आपके नीचे में। चलिए देखते हैं क्या है वो। ये देखिए आपको कुछ चित्र नज़र आ रही होगी, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। जैसे कि पहला नंबर में आ रहा है आपका उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है जो 27.5 डिग्री उत्तर पर रहती है। ठीक है, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी में है। ठीक है, तीसरा है विषुवत वृत्त के 66 डिग्री मतलब 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है और चौथा में है विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर क्या है कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होता है। कहाँ होता है, कब होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ऊपर ठीक होता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? उष्णकटिबंध कहा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपको जानने के लिए कि उष्णकटिबंध किसे कहा जाता है, उष्णकटिबंध क्यों कहते हैं। किसी भी क्षेत्र को मौसम वाला मतलब जंगल में होता है, ये उष्णकटिबंध जंगल है, इस तरह से ये ऐसा जंगल है। इसका कारण क्या है? ये उष्णकटिबंध कहने का क्या रीज़न है? देखिए, उष्णकटिबंध कहने का रीज़न यही है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है ना सभी अक्षांशों पर जो है सूर्य वर्ष में एक बार जो है दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक, इसीलिए उष्णकटिबंध कहा जाता है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो है सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। कहाँ नहीं होता? अक्षांश पर जो है दोपहर मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो है ना, किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। कारण क्या है कि झुकाव होने के कारण क्या है, सूर्य का जो है प्रकाश तिरछा पड़ेगा, सर पर नहीं पड़ेगा। ठीक है,
और ध्रुव की तरफ जो है सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। और इस प्रकार जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है देशांतर क्या होता है कि किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त मतलब उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप है, एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। अब इन्हीं जो रेखा होती है ना, इन्हीं रेखाओं को देशांतरीय आमूत्तर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका देशांतर रेखा की कुछ चित्र नजर आ रही होंगी आपको। 90 डिग्री पूरब है, 120 डिग्री पूरब है, पश्चिम है 120 डिग्री पश्चिम है, और 150 डिग्री यहीं से शुरू होता है जो आपका पूरब है, 120 डिग्री पूरब है, 60 डिग्री पूरब है, मतलब बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, यहाँ पूरब पश्चिम के रूप में बताया गया है। देशी मानक मतलब मानव का अम्योत्तर कहते हैं, देशांतरीय अम्योत्तर कहते हैं। और उनके बीच क्या है, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, देशांतर के अंशों में मापा जाता है। और प्रत्येक अंश को मिनट में क्या करते हैं, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और ये अर्धवृत्त है, क्या ये अर्धवृत्त है। और उनके बीच की दूरी उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ाने पर घटती जाती है। क्या होती है, जब आप ध्रुव की तरफ जैसे बढ़ते जाते हैं वो इनकी दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर क्या होती है, शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतरीय आमोत्तर क्या होती है, आपस में मिलती है। ठीक है, आपस में मिलती है। अक्षांश जैसे समांतर रेखा है, उन अक्षांश रेखा जो है उससे भिन्न मतलब अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय आमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जिसे कहते हैं, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली आमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। और इस आमोत्तर को प्रमुख आमोत्तर कहते हैं। जहाँ से शुरू किया ना है वहीं इसी को बोलते हैं प्रमुख आमोत्तर। इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर है। और तथा यहाँ से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। और प्रमुख आमोत्तर तथा 180 डिग्री आमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे के लिए मतलब आगे पूर्व के लिए और पूर्व के लिए पू और पश्चिम के लिए प का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम आमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखेंगे। ये देखिए दोनों बन चुका है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब पर देख सकते हैं आप कि एक तरफ जो है आपका अक्षांश रेखाएं निरूपित की गई है और एक तरफ से देशांतर रेखा निरूपित की गई है। ठीक है, जहां आपका एंगल भी दर्शाया गया है 0 डिग्री जो बीच प्रमुख आमोत्तर माना गया है, और 30 डिग्री पूरब, 60 डिग्री पूरब, इसी तरह 150 पूरब
इसी तरह से पूरा राउंड करेगा, ठीक है। और आपस में क्या होगा के मिल जाएगा। अब हमने देख लिया कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किस प्रकार से निरूपित हुई है। तो अब उस स्थान को जो है पता आसानी से लगा सकते हैं कि उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को भी देखेंगे जहाँ ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काटती है। क्या करती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी में सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए हम कागज पर कुछ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।